रिएक्ट जेएस के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था और हम लोगों ने एक एक फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स थी उनको एक्सप्लोर किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं और हम कैसे अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी रिएक्ट ऐप के अंदर। तो कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट ओपन करूं, लेट्स से मैंने अपनी ही वेबसाइट ओपन कर ली है snapbyte.com। अब स्नैपबाइट के अंदर क्योंकि ये रिएक्ट में ही बनी है तो इसके अंदर हमें कंपोनेंट्स को समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये एक सेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स बना हुआ है, एक डिव बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लू कलर का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये फीचर का एक स्टाइलिंग हुई है, उसके अंदर एक हेडिंग है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ पे भी एक हमारे पास सेम बॉक्स है, उसके अंदर सेम हेडिंग है, कंटेंट डिफरेंट है बट हेडिंग का डिज़ाइन सेम है, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो सेम एक पैराग्राफ है, ठीक है, बेशक कंटेंट डिफरेंट हो और बॉक्स का कलर डिफरेंट है बट बॉक्स की साइजिंग और वो सब कुछ सेम है। अगर हम नीचे देखें यहाँ पे ये अप टू सो ऑन जितने भी बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है कि ये एक कंपोनेंट है। अब अगर तो ये प्लेन HTML CSS में बने होते तो मुझे एक बार इसका कोड लिखना पड़ता इस पूरे का, दूसरी बार फिर इसको कॉपी करके दोबारा फिर लिखना पड़ता और लिखते ही रहना पड़ता जब तक मुझे ये बॉक्सेस ख़त्म ना करने पड़ते। अब रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हम एक बार एक कोड लिख लेते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिज़ाइन कर लेते हैं। अब उस कंपोनेंट को चाहे मैं 1000 बार कॉल करूं वो कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट का कि कोड को रीयूज़ करना कंपोनेंट की हेल्प से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है। अगर हम कोई और देखें, लेट से मैं किसी और पेज में जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स वाले पेज में आया तो ये कार्ड देखें, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, ये इसके अंदर एक हेडिंग है, एक मेरे पास छोटा सा पैराग्राफ है, कुछ स्पैन टैग्स हैं और एक इमेज है, ठीक है। और हॉवर करने पे हल्का सा जूम हो रहा है। तो सेम टू सेम ये सब के सब कार्ड्स बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट कार्ड के नाम से या जो भी उसका नाम रखा है मैंने उस नाम से एक कंपोनेंट डिज़ाइन कर दिया और मैंने उसको जितनी बार मेरे ये प्रोजेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं उतनी बार मैंने उस कंपोनेंट को रिपीट कर लिया। तो पर्पज़ क्या हुआ कंपोनेंट का, कंपोनेंट्स बेसिकली बड़े कोड को रीयूज़ करना आसान कर देता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पे ज़्यादा डेफिनेशंस पे नहीं जाते तो हम अपना पहला कंपोनेंट अपनी जो रिएक्ट ऐप हमने माई नोट्स के नाम की लास्ट लेक्चर में क्रिएट की थी उसमें हम पहला कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो SRC के अंदर मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ npm run start की हेल्प से और यहाँ पे आकर लोकल होस्ट 3000 पे मेरा प्रोजेक्ट रन होगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये देखें इसने सेम पाथ दिया लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इस app.js को क्लियर कर लेता हूँ। जो मेरे पास app.js है इसके अंदर ये सारा काम हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस app.js को एम्प्टी करूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ओके। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद एक बार पेज को रन किया तो ये मेरे पास सेंटर में आ रहा है, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। इसको सेंटर में नहीं आना चाहिए। सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये app.css इंपोर्ट हुई है मेरे पास और app.css के अंदर कुछ ऐसी स्टाइलिंग हुई है जिसकी वजह से वो चीज़ें सेंटर में आ रही हैं। तो मैं इसको अभी के लिए app.css को रिमूव करता हूँ और जो मेरी app.cs है उसको भी मैं यहाँ से मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी app.js को यहाँ से जैसे ही app.css को रिमूव करके जैसे ही अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। app.css को मैंने इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में CSS नहीं यूज़ करने वाला, मैं यार बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा या फिर टेलमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली, SRC के अंदर जब भी हमें रिएक्ट में कंपोनेंट क्रिएट करना होता है तो हमारा जो जितना भी काम होगा जितना भी हम SRC के अंदर ही करेंगे, ठीक है। हमने SRC फोल्डर से बाहर नहीं जाना। SRC के अंदर सबसे पहले आके मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा, लेट्स से मैंने डिव के लिए कंपोनेंट क्रिएट करना है, कोई कार्ड बनाना है या कोई बटन्स डिज़ाइन करना है, अभी के लिए हम एक बटन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके button.js के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा और यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन लिख लूँगा, ठीक है। अब एरो फंक्शन ये ख़ुद ब खुद कैसे लिखा गया, मैंने लिखा RAFCE, तो ये मेरे पास पूरे का पूरा एरो फंक्शन क्रिएट होके आ गया। बट हम रिएक्ट के अंदर अगर हमारे पास एक्सटेंशन ना हो तो हमें ख़ुद से लिखना पड़ेगा। तो मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले फोल्डर में आना है, टैब में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है react
जैसे ही आप रिएक्ट सर्च करेंगे तो आपके पास ये एक एक्सटेंशन आएगी ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मुझे यहाँ पे इंस्टॉल का बटन शो नहीं हो रहा। आपको कुछ इस तरह का शो होगा अगर आपके पास इंस्टॉल ना हुई। सिंपली आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाए एक बार आप अपने VS कोड को दोबारा से क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेना। तो जैसे ही आप वो करेंगे तो आपको एक पूरा एरो फंक्शन खुद से क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली क्या करेंगे, रफसी लिखेंगे, RAFCE, रफसी, इसको याद कर लीजिए। और जैसे ये लिख के एंटर करेंगे आपका जो एरो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब एरो फंक्शन क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये बेसिकली रिएक्ट क्या करता है, हम फंक्शनल बेस्ड रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये एरो फंक्शन पहले क्रिएट करता है जिस फाइल से आपने उस नेम रखा है जो उस फाइल का, उसी नाम से आपका एक फंक्शन क्रिएट करेगा। अब मैंने बटन डॉट जेएस रखा था तो ये इसने बटन डॉट जेएस के नाम से एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। टॉप पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब बटन का एरो फंक्शन जब भी क्रिएट करता है वो उस फाइल के नेम के थ्रू करता है, जब आप रफसी के थ्रू क्रिएट करते हैं। अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे ना जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है। तो मैं इस बटन का जो बी है वो ऐसे कर देता हूँ, सॉरी ऐसे, ठीक है, बटन। अब इसके अंदर जो भी रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूंगा वो मेरी कंसिडर होगी, आउटपुट में मेरे पास वो चीज़ आती रहेगी, ठीक है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम ट्रिकी लगता है, बट एक दफ़ा समझ आ जाए तो उसके बाद बहुत सिंपल है। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझ लें। सबसे पहले रिएक्ट इंपोर्ट होती है, ठीक है। रिएक्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद एक एरो फंक्शन बनता है, कॉन्स्ट एरो फंक्शन का नाम इक्वल ब्रैकेट्स, उसके बाद इक्वल टू, और ये एक एरो फंक्शन का सेंटेक्स है, आप कहीं पे भी एरो फंक्शन सर्च करें एरो फंक्शन इसी तरह बनता है, और करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे एंड, और उसके बाद रिटर्न की स्टेटमेंट आती है, और रिटर्न के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, और यहाँ पे हमारा एक डिव लगता है, और इस डिव के अंदर आप जो मर्जी लिखेंगे वो आपका आउटपुट में आता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे आप दूसरा डिव क्रिएट नहीं कर सकते। लेट्स से मुझे एक और डिव लेना है तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, ये देखें, ठीक है। तो क्या करना है, हमें अपनी पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप को एक ही डिव के अंदर रखना है, एक कंपोनेंट एक डिव के अंदर रैप करना है हमें। तो जितना भी आप काम करें, चाहे आप 10 डिव लें, लेकिन बस उनको उनके किसी एक पेरेंट में रैप कर दें, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने एक पेरेंट ले लिया और उस पेरेंट के अंदर इसको रैप कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप डिव नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली ये चीज़ भी ले सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। आपका मकसद बस ये आपने रैप करना है, ताकि हमारे रिटर्न स्टेटमेंट को पता हो कि वो एक ही रैपर के अंदर सारा काम रैप हुआ है। इसके अंदर चाहे आप 1000 डिव ले लें, 1000 पैराग्राफ टैग ले लें, जो भी आप लेते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने एक बटन क्रिएट करना था, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आके बटन का टैग लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ हेलो दिस इज़ बटन, ओके। अब इस बटन को अगर मैं आउटपुट में आकर देखूं तो अभी तक मुझे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब इसको मुझे डिस्प्ले कैसे करना है वो देखते हैं। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर, क्योंकि मेरा सारे का सारा ऐप जो है वो यहीं से रन हो रही है, ये ऐप डॉट जेएस जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये वाला ऐप डॉट जेएस इंडेक्स के पास जाता है, और वो इंडेक्स जो है हमारा HTML वाली फाइल के अंदर यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर किसी तरीके से ये बटन लेके आना है। तो हम यहाँ से क्योंकि इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का तो आपको आइडिया होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लेक्चर है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट बेसिकली क्या करता है कि हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे जैसे, और एक्सपोर्ट क्या करेगा कि हम इसको रीयूजेबल बना देता है एक्सपोर्ट के। एक्सपोर्ट की हेल्प से हम किसी भी जगह इस बटन को कॉल कर सकते हैं। अब कंपोनेंट का नाम क्या है, बटन डॉट जेएस, लेकिन कंपोनेंट के अंदर फंक्शन का नाम क्या है, बटन का बी कैपिटल। आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, बट ख्याल रहे उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। यूजली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जिस नाम से आपने फाइल बनाई उसी नाम से आपका कंपोनेंट भी होता है, बस उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। हाँ, आप नाम डिफरेंट रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इस ऐप डॉट जेएस के अंदर उस बटन को कॉल करना है, तो मैं इसको रिमूव करूँगा, जो के लिए मैंने अभी तक मैंने लिखा। अब क्योंकि ऐप के अंदर भी सेम फंक्शन मेरे पास बना हुआ है, जो देखें स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, बस फंक्शन का नेम डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि इस फाइल का नाम ऐप डॉट जेएस है, तो हमारा जो एरो फंक्शन है उसने ऐप के नाम से एक फंक्शन बना दिया। अब ये क्लास नेम ऐप ये सब कुछ मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, बस एक डिव के अंदर इनक्लोज कर दिया, और यहाँ पे आकर मैं उस बटन को कॉल कर लूँगा। अब कॉल कैसे करना है, जिस तरह हम टैग लिखते हैं आगे उस कंपोनेंट का नाम, नाम क्या है, बटन डॉट जेएस, बट कंपोनेंट के अंदर फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, बटन, बी कैपिटल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा बटन। देखें इसने मुझे सजेशन दे दी, क्या आप यही वाला बटन चाह रहे हो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखें इसने टॉप पे मुझे इंपोर्ट करके दे दिया, ठीक है, पूरे का पूरा बटन। अब यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह करके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब
इसको आप इस तरह भी क्लोज कर सकते हैं, और जो हमारा दूसरा तरीका होता है बटन, आप इस तरीके के साथ भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हम HTML के टैग्स को क्लोज करते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह क्लोज करूँगा बटन, और यहाँ पे आके ये, ठीक है। अब अगर मैं अपनी आउटपुट देखूँ तो ये देखें, मेरे पास वो जो बटन था, हेलो दिस इज बटन, वो आउटपुट में आ रहा है, ठीक है, सिंपल। अब कंपोनेंट का फ़ायदा क्या है, ये चीज़ देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस बटन को मुझे 10 बार रिपीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आकर 10 बार पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें, मेरे पास वो चीज़ उतनी ज़्यादा बार आउटपुट में आ चुकी है। अभी के लिए तो ये सिर्फ एक बटन है, एक छोटा सा कोड है यहाँ पे। लेट्स से ये एक बटन ना होता, ये एक बहुत लेंथी कोड होता है। फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ भी होता है इसके अंदर। हम यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ लेते हैं। मेरे पास एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं है लोरेम इप्सम की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो दिस इज़ द पैराग्राफ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हेडिंग भी है, दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ स्पैन टैग है। मेरे जहन में बस जो जो टैग्स आते जा रहे हैं मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हाय। ओके, अब मैं जब आउटपुट में देखूंगा, ये देखें मेरे पास वो चीज़ इतनी बार रिपीट हो चुकी है। तो ये बेनिफिट है कंपोनेंट का, मैंने काम सिर्फ इतना सा किया और मैंने उसको यहाँ पे जितनी बार कॉल किया वो उतनी ज़्यादा बार मेरे पास रिपीट होके आता रहा है। हाँ, डाटा सेम आ रहा है, हर बार एक ही डाटा आ रहा है। डाटा डिफरेंट किया जा सकता है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम प्रॉप्स की हेल्प से डाटा डिफरेंट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमने सिर्फ कंपोनेंट्स का बेनिफिट समझा कि कैसे हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करके उनको रीयूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता जिसका नाम होता टेस्ट डॉट JS, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा refc, और ये मेरा टेस्ट कंपोनेंट बन गया, और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर टेस्ट का T मैंने कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डिव के अंदर, जो मेरा पहला डिव होगा, फॉर एग्जांपल एक इनपुट टाइप है, ठीक है, इनपुट, और इसकी टाइप टेक्स्ट। ओके, अब ये HTML के बेसिक टैग्स हैं, मैं इनको ऑब्वियसली, आप अगर रिएक्ट का लेक्चर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी कि ये डिव, इनपुट टाइप, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक तो सिंपल काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे अपने टेस्ट को कॉल कर सकता हूँ। ये देखिएगा, टेस्ट को मैंने कॉल किया, टेस्ट को कॉल किया तो क्या हुआ, वो फर्स्ट पे ये देखें मेरे पास वो टेस्ट कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूँगा, अब मैं बटन, पहले बटन के बाद कॉल करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं टेस्ट को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँ तो आप ये देखें मेरे पास ये आया पहला कंपोनेंट, उसके बाद यहाँ तक दूसरा कंपोनेंट, उसके बाद फिर टेस्ट वाला कंपोनेंट, और फिर उसके बाद बटन्स वाला कंपोनेंट रिपीट हो रहे हैं। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ना कॉल करूँ, ये जो दोनों मेरे टेस्ट कंपोनेंट हैं मैं इनको यहाँ पे कॉल ना करूँ, मैं ऊपर से इंपोर्ट भी हटा लेता हूँ उसकी। और ये लोगो जो अननेसेसरी डाटा है वो हमें हर टाइम रिमूव करके रखना चाहिए, जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेस्ट कंपोनेंट को अपने बटन कंपोनेंट के अंदर कॉल करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस एक्स्ट्रा ये चीज़ें रिमूव करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ एक बटन ही है, और यहाँ पे मैं टेस्ट कंपोनेंट को कॉल करूँगा। देखिएगा ये मैंने कॉल किया, ठीक है। मेक श्योर कि ऊपर से इंपोर्ट हो जाए, अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। मैंने टेस्ट कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब क्योंकि मेरा जो बटन है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, और बटन के अंदर क्या है, एक तो बटन का अपना कोड पड़ा हुआ है, चाहे वो 1000 लाइनों का कोड है, और एक टेस्ट का कोड पड़ा हुआ है। और टेस्ट के अंदर क्या है, अगर हम इसको अंदर देखें, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड है। तो अब क्या होगा, जब भी हम बटन को कॉल करेंगे तो ये चीज़ भी कॉल हो जाएगी, और साथ बटन का अपना कंटेंट भी कॉल हो जाएगा। ये चीज़ क्यों कॉल होगी, टेस्ट का आउटपुट, टेस्ट का कोड क्यों इनपुट आउटपुट में आएगा, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे पहले उसको कॉल किया है, और उसके बाद बटन आउटपुट में आ जाएगा। हम देखते हैं, ये देखें पहले इनपुट आ रही है और उसके बाद बटन आ रहा है। अब ये इनपुट कहाँ से आ रही है, ये उस टेस्ट कंपोनेंट से आ रही है जो कि बटन कंपोनेंट के अंदर कॉल हुआ है, और बटन कंपोनेंट पूरे का पूरा हमने ऐप के अंदर कॉल कर दिया है। तो ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आउटपुट में लेके आ रहा है। एक चीज़ ध्यान में रहे, वही चीज़ आउटपुट में आएगी जो हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल हुई होगी। अगर हम इस बटन को ऐप के अंदर से हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐप के अंदर आना नेसेसरी है। ऐप के अंदर अगर हम सिर्फ टेस्ट को कॉल करेंगे तो टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट सिर्फ इनपुट फील्ड लेके आएगा। बट मैं अगर बटन को कॉल करूँगा
तो बटन क्या करेगा, इनपुट फील्ड भी लेके आएगा क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी वहाँ पे कॉल्ड है, और साथ बटन का कंपोनेंट भी लेके आएगा। आप यहाँ पे और कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं और कंपोनेंट्स कॉल कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स, उनके अंदर कंपोनेंट्स, जितने मर्जी आप सब कंपोनेंट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट्स का। अब ये चीज़ आपकी बेहतर कैसे होगी, शुरू में ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट ये चीज़ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्ट टोटली कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, तो अगर आपका कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रिएक्ट में आगे जाने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखने से पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं ताकि आप कंपोनेंट के जो हमारा जो फ्लो है उसको समझ सकें, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ बताता हूँ। आप अपने पास एक ट्री बनाना, ट्री, ठीक है, ट्री हम रखते हैं कंपोनेंट ट्री, रिएक्ट कंपोनेंट ट्री, ठीक है। तो मैंने एक ट्री सर्च किया, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारे पास। ओके, इस तरह, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीज़। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह का एक ट्री बनाने की कोशिश करना है जिसके अंदर आप पहले आपका देखें, ये सारा कुछ ऐप डॉट जे के अंदर इसने क्या किया हुआ कि कंपोनेंट बनाया हुआ लेबल का, ये चीज़ कंपोनेंट है, ये एक मार्केट कंपोनेंट है, ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट हैं, और उन कंपोनेंट्स को वो एट द एंड कहाँ कॉल कर रहा है, ऐप के अंदर। तो आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स बनाने हैं, उन कंपोनेंट्स के सब कंपोनेंट्स बनाने हैं, फिर एक 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 हिरार्की क्रिएट करनी है, और उस पूरे के पूरे को आपने एट द एंड ऐप के अंदर क्रिएट कॉल कर लेना है। अब आप लोग अपना अपना आइडिया सोचें कि आप किस चीज़ के बारे में कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। आप अपनी अपनी एक ऐप सोचें, जैसे कि हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर अपनी माई नोट्स ऐप को लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम माई नोट्स को प्रॉपर उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, और तब आपको कंपोनेंट्स की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन था। तो आप लोग भी साथ अपनी अपनी एक ऐप बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस ऐप पे काम कर रहे हैं। एक मिनी सा ऐप लीजिए, कैलकुलेटर, नोट्स, इस टाइप का एक ऐप। तो और उसका कंपोनेंट स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया, आप लोग अपना अपना कंपोनेंट स्ट्रक्चर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई बिगिनर है तो वो उससे आइडिया ले सके और उससे वो उसको कुछ सीखने को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो हमारा नोट्स ऐप है उसको एक प्रॉपर उसका फ्लो सेट करेंगे, और जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं यहाँ पे वो डिलीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।